गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर अपने चैप्टर चल रहा था बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे थे एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को हमने परिभाषित कर दिया। ठीक है, और किस तरह से एंजाइम हैं वो कार्य करते हैं उसके बारे में बता दिया कि एंजाइम किससे बने रहते हैं। अब चलते हम कि एंजाइम को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एंजाइम का वर्गीकरण। ठीक है, अब एंजाइम हैं, इनको बांटा गया है 6 वर्गों में। ठीक है ना, और ये वर्ग है, वैसे किसी एक एंजाइम के नाम नहीं रहेंगे इनके अंदर। एंजाइम क्या कार्य करते हैं, ठीक है ना, एंजाइम क्या कार्य करते हैं, तो उस कार्य के आधार पर ही एंजाइमों का वर्गीकरण किया गया है। तो एंजाइम के कार्य या अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर एंजाइम को छह वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको 6 वर्ग याद रखने हैं। तो इसमें पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ठीक, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ठीक है, तो ये एक पूरा वर्ग बन गया। इस वर्ग के अंदर कई प्रकार के एंजाइम आते हैं और वो क्या, ये संपूर्ण एंजाइम है एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं या उनका समापन करते हैं। ठीक है ना, उत्प्रेरित करना अर्थात उस अभिक्रिया के वेग को कम करना या बढ़ाना, उस आधार पर यह है। दूसरे होते हैं ट्रांसफेरेसेस। ठीक है, और तीसरे होते हैं हाइड्रोलेसेस। ठीक है, चौथे होते हैं लाइसेस और लाइसेस। पांचवें होते हैं आइसोमरेसेस। छठे होते हैं लाइगेसेस। ठीक है ना, तो इन एंजाइम्स को 6 वर्गों में बांटा गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफेरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइसेसेस, आइसोमरेसेस, लाइगेसेस। ठीक है ना, तो ये अलग अलग तरह से ये एंजाइम को 6 वर्गों में बांट दिया और इन वर्गों में खूब सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है ना, ये एंजाइम फिर क्या कार्य करते हैं, किस तरह से, आपके सिर्फ ये इतनी चीजें हैं तो इनमें ये याद रखना। एंजाइमों का वर्गीकरण है, उसमें 6 वर्ग होते हैं, इन वर्गों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम कि मुख्य एंजाइम से, मुख्य एंजाइम से अब देखते हैं हम कि अक्सर कई एंजाइम हैं हम जिनके बारे में जानते भी हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम है, मुख में जो लार उत्पन्न होती है उस लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है ना, और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, उन पॉलीसेकेराइड को सरल शर्करा में बदल देते हैं। ठीक है ना, तो सरल शर्करा थोड़ी सी बाद के अंदर और सरल में बदल जाए तो वो मीठे पदार्थ, शर्करा है ना, मीठे पदार्थ उसमें चेंज कर देते हैं। तो इसका एक उपयोग ध्यान देना कि जैसे हम खाना है खाते हैं तो खाने को अपने लिखा रहता है, पढ़ते हैं, बताते भी है कि खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, अब चबाने का मतलब क्या हुआ
क्यों चबाते हैं। तो हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत ये रहेगा कि जैसे हम खाने को मुंह में डाल के दांतों के द्वारा चबाते हैं, चबाने से क्या होगा कि भोजन के कण, बड़े कण हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और जैसे ही कणों में टूटेंगे और चबाते समय मुख से लार उत्पन्न होगी। लार के अंदर एंजाइम होगा, टाइलिन एंजाइम होगा। वो टाइलिन एंजाइम क्या होगा, उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े उनसे जुड़ता जाएगा, और जब वो टुकड़े वो टूट के हम काफ़ी देर तक चबाते हैं तो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा कि जो पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके लास्ट में शर्करा में अर्थात ग्लूकोज तक बदल देता है। लेकिन ग्लूकोज तक वो तभी बदलेगा, ग्लूकोज तक, जब हम काफ़ी देर तक भोजन को चबाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, खाना खाया, 8-10 बार चबाया और निकल लिया, तो सिर्फ उसमें इतना ही कार्य हुआ कि भोजन के सिर्फ छोटे टुकड़े हो गए। अब वो कहाँ चला गया, आमाशय में चला गया। एक कहावत है कि अपने को दांतों का काम आंतों के द्वारा नहीं करवाना चाहिए। दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना। हमने भोजन को नहीं चबाया तो वो कार्य फिर किसको करना पड़ेगा, आमाशय को करना पड़ेगा, आंतों को करना पड़ेगा। उस भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और मुख के अंदर जो पाचन है वो तो हुआ ही नहीं, ने केवल थोड़ा सा लार का मिश्रण हुआ, और जैसे ही लार उससे संयुक्त हुई इतने में हमने भोजन को निगल लिया और वो चला गया आमाशय में, बड़े टुकड़े चले गए। फिर वहाँ पर उस बड़े टुकड़ों को, आमाशय को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें भोजन को इसलिए चबाना चाहिए कि ताकि वो कार्य आंतों को न करना पड़े। तो इस प्रकार से हमें जो मुख्य एंजाइम है, जैसे ये एंजाइम और ये उद्गम स्थल, ठीक है, ये टाइलिन, और ये होता है मुंह की जो लार है, मुंह लार में होता है, ठीक है। उसके बाद में माल्टेज, ये होता है आंत्र रस में, ठीक है। पेप्सिन, ये होता है जठर रस में, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, ये होता है अग्न्याशयी रस में, ठीक है। लाइपेज, ये होता है जठर रस में, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम में मुख के अंदर लार होती है, उसमें होता है। माल्टेज आंत्र रस में होता है, ठीक है। और पेप्सिन है जठर रस में होता है, आमाशय के अंदर होता है, जठर रस में होता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में होता है। लाइपेज जठर रस से होता है। अब जैसे इनके उद्गम स्थल है तो ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ये सिर्फ टाइलिन लार ग्रंथि से, माल्टेज आंत्र से, पेप्सिन और लाइपेज है, ये पेप्सिन और लाइपेज है, ये जठर ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन है, ये अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि का नाम भी हो, ये उद्गम स्थल है, किससे अपने को प्राप्त होता है, तो इन मुख्य एंजाइम हैं, इनके उद्गम स्थल है, वो विशेष याद रख लेने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद में एंजाइम के टॉपिक में ही, एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म। अब ध्यान देना, एंजाइम है जो हमने पढ़ा था कि एंजाइम होते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और जो जीवों में पाए जाते हैं, तो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जो उत्प्रेरित करते हैं वही क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है ना। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई एंजाइम है वो विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना, वही उसके गुणधर्म आ गए।
अब ये एंजाइम है, ये अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए एक बहुत मुख्य अवयव हो गया, भोजन के रूप में इसको लेना अति आवश्यक है। तो एंजाइम है, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने। फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम है, इनके गुणों में ये एंजाइम किस तरह से कार्य करते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजाइम हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। और ये क्या होता है, एंजाइम है वो जल में विलय होते हैं या लवण में, लवणीय जल है या लवणीय विलयन है उसमें वो घुल जाते हैं। अब एंजाइम है उनके मुख्य गुणों के अंदर एक ये है, एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है, ठीक है ना। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, एक एंजाइम केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, वो एंजाइम किसी अन्य अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया हमने जो अभी पढ़ा है कि मुंह के अंदर जो लार होती है, लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है और ये टाइलिन एंजाइम है, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड को कार्बोहाइड्रेट को सरल अणु में तोड़ता है। तो वो तो या तो बन जाएगा माल्टोज या माल्टोज टूट करके ग्लूकोज में बदल, ज्यादा देर चबाते हैं तो, ठीक है ना। तो वो केवल पॉलीसेकेराइड पर इस तरह का ही कार्य करेगा। अब अगर हम टाइलिन एंजाइम है वो अगर आमाशय में चला गया तो वहां पर उसका कोई कार्य नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे हमने बायो में पढ़ा है कि हम जैसे भोजन करते हैं तो मुख्य अंदर तो हम एक मुख्य कार्य यही होता है कि भोजन को चबा करके टुकड़ों में तोड़ना, और आंशिक रूप से, आंशिक ज़्यादा नहीं होता, आंशिक रूप से पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़े सरल शर्कराओं में टूट जाते हैं। और जैसे ही भोजन है आमाशय में जाता है, ठीक है ना, तो जठर रस से खूब सारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निकलता है और उससे जो जठर रस से जितने भी एंजाइम निकलते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, वो एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। किसमें? अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। अगर आमाशय में अम्ल की मात्रा बिल्कुल ही कम हो गई या है ही नहीं तो उन एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एंजाइम है और जो एंजाइम जो कार्य करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक एंजाइम आमाशय में है और भोजन यहाँ से पचा नहीं और वो आगे छोटी आंत में चला गया, वहाँ पर हम जो अम्लीय माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। क्षारीय होते ही जो एंजाइम थे पहले अम्लीय माध्यम वाले जो छोटी आंत में चले गए थे, तो वहाँ पर वो क्षारीय माध्यम में अम्लीय जो एंजाइम थे वो वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। तो जो एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं वो अम्लीय माध्यम में ही क्रियाशील होंगे और उसी माध्यम में भोजन का पाचन करेंगे, ठीक है। और यदि एंजाइम है, अम्लीय एंजाइम है, वो क्षारीय माध्यम में चले गए तो फिर उनके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम है उनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब है एक एंजाइम केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। और एक और मुख्य गुण में है कि जो एंजाइम है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं, यानी जो पाचन हो रहा है इसका अर्थ ये हो गया एंजाइम है वो 10 लाख अणुओं को 1 सेकंड में उत्पाद में बदल देता है, इतना अधिक वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग है कितना बढ़ जाता है, 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ जाता है। अब ये जो एंजाइम होते हैं इनके गुण भी होते हैं। तो एंजाइम है वो एक विशेष पीएच पर ही अधिक क्रियाशील होते हैं और वो पीएच क्या होती है, 6 से 8 के बीच में, थोड़ी अम्लीय, थोड़ी क्षारीय, थोड़ी उदासीन। तो 6 से क्या हो गया, 6, 7, 8, 6
थोड़ा अम्लीय, 7 उदासीन, 8 थोड़ा क्षारीय। अगर शरीर के अंदर जहाँ पर हम भोजन हमने ग्रहण किया है, शरीर के अंदर कोई भी जगह पर अगर एंजाइम है कहीं पर भी, उस भाग में चाहे ब्लड हो चाहे आमाशय हो, छोटी आंत हो, कहीं पर भी जो एंजाइम काम करते हैं वहाँ की पीएच है वो 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए। इस पीएच पर है ना एंजाइम की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, अर्थात ये वेग रह जाएगा। और जैसे ही पीएच में परिवर्तन होगा, पीएच या तो हो जाए कम और या हो जाए ज़्यादा, तो जैसे कम या ज़्यादा होती है तो इस वेग में कमी आ जाएगी, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 10 रह जाएगी। ठीक है, पीएच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो भोजन पचेगा भी नहीं, है ना, अभिक्रिया का वेग होगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो एंजाइम है इस पीएच है ना 6 से 8, और एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है अगर हम ताप लें, ठीक है ना, तो मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ठीक है, उस ताप पर ही, उस टेम्परेचर पर ही एंजाइम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और उससे कम ताप, अगर शरीर का टेम्परेचर गिर जाए, ताप कम हो जाए या ताप अधिक हो जाए, तो उस शरीर के अंदर जो भोजन हम ग्रहण किया है या कोई भी एंजाइम कहीं पर भी है, उस एंजाइम की क्रियाशीलता है वो काफ़ी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। तो एंजाइम है एक विशिष्ट ताप, है ना, शरीर के ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है, और एक विशिष्ट पीएच अर्थात 6 से 8 पीएच पर ही अधिक क्रियाशील होते हैं। अब है क्या होता है कि एंजाइम है, अगर एंजाइम है वो कार्य करते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? अकार्बनिक। एंजाइम स्वयं क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो ये कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम की जो क्रियाशील सतह होती है उस पर ये जुड़ जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और उसके जुड़ने से उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। वो एक इस तरह का उदाहरण हो गया, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है, इसका क्रियाशील भाग क्या हुआ, ये वाला, ये भाग क्या है, क्रियाशील। ऐसे एंजाइम के अंदर क्या होता है, सारी पृष्ठ एंजाइम की क्रियाशील नहीं होती है, ठीक है, और अगर एक समान नहीं होती, इसका मतलब कोई ना कोई एक भाग होता है उसका, वही क्रियाशील होता है। वहां पर ही क्या होता है, अभिकारक अणु आकर के जुड़ते हैं। अब जैसे ये एक डस्टर है, वो एंजाइम की तरह ही कार्य करता है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कैसे, अगर हमने इसको इस तरह से ऐसे किया तो ये मिट गया, और यदि हमने ऐसे किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? ये सतह है एक क्रियाशील है, और ये सतह क्या क्रियाशील है। अब यदि इस क्रियाशील सतह पर कोई अकार्बनिक पदार्थ आकर के जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को या सक्रियता को कम कर देते हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक पदार्थ हैं, और आपको जैसे ये जो एंजाइम है वो ताला चाबी, लॉक एंड की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ताला चाबी सिद्धांत होता है, अर्थात एंजाइम में उनकी संरचनाएं एकदम निश्चित होती है, और उस हर एक एंजाइम की संरचना अलग होती है, और एक प्रकार के एंजाइम की संरचना एक समान होती है। जैसे मान लीजिए हमने टाइलिन है, तो टाइलिन एंजाइम की संरचना है, जो प्रोटीन बनी है उसकी संरचना एकदम एक प्रकार की है और विशिष्ट है। उस प्रकार की संरचना किसी एंजाइम की नहीं होती है। इस कारण से एक एंजाइम अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। अब जैसे ताला चाबी सिद्धांत क्या है कि हम देखते हैं कि हम घर का, अपने घर का ताला खोलते हैं तो अपने पास में उस ताले की चाबी होगी तभी वो ताला खुलेगा, और दूसरी चाबी डालते ही वो ताला नहीं खुलेगा।
अर्थ यही है, एक एंजाइम केवल उसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा सकता है या उसको संपन्न कर सकता है जिसके लिए वो बना हुआ है। ठीक है, अगर जैसे आपके पास में एक एंजाइम है ये, वैसे ये ई भी हो गया और एंजाइम भी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये एंजाइम की सक्रिय पृष्ठ है, क्रियाशील पृष्ठ है। अब क्या होगा कि एक क्रियाधार है, कोई अणु है, ठीक है, और उसके अंदर हमने इसे बना दिया। अगर ऐसे ही ले लिया तो हम एक दूसरे को इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है, इसका अगर ये है तो ये इससे जुड़ नहीं पाएगा, तो ये एंजाइम है इसके साथ क्रिया नहीं कर पाएगा। अब कौन सा ये एंजाइम कौन से अभिकारक के साथ क्रिया करेगा या कौन से अभिकारक इस पर आएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, तो हमें ये है भाग, तो इसे बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो जैसे ये भाग है इस तरह का, ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये भाग इसके अंदर आ जाएगा और ये पूरा बन कैसे जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये आपस में क्रिया होगी प्लस, तो हमने ऐसे लिखा है, तो ये चला गया इसके अंदर। तो ये एकदम एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इस तरह के ये एंजाइम बनाते हैं तो उनकी संरचनाएं ऐसी हो रहनी चाहिए कि जो उसकी संरचना के समान हो। तो ताला चाबी सिद्धांत में क्या है कि हम जैसे ताले में चाबी डालते हैं तो जो लीवर होते हैं उनकी संरचना ऐसी रहेगी। ये अगर इसके अंदर डाल दिया तो ये आसानी से इसको घुमा देगा। ठीक है ना, तो एक चाबी एक विशिष्ट ताले को खोल सकती है, इसी तरह से एक एंजाइम किसी विशिष्ट एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। तो ठीक है, अब एक मुख्य चीज ये होती है कि जो एंजाइम है, हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो एंजाइम होते हैं उसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और वो थोड़ी सी मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जब 10 की पावर 20 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसकी अल्प मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये हो गए एंजाइम के रासायनिक गुणधर्म। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1, एंजाइम रंगहीन ठोस पदार्थ है जो जल एवं लवण विलयनों में विलय होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम मैंने बताया रंगीन होते हैं, ठोस होते हैं, अगर वो घुलेंगे नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे लेंगे, शरीर के अंदर ठोस के रूप में वो काम नहीं आएंगे। नंबर 2, इनका अणुभार अधिक होता है, यानी इनका अणुभार है ये उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। तीसरा है इनकी प्रकृति कोलोइडी होती है। अब चलो एक ये बता देता हूं, कोलोइडी है, कोलोइडी का अर्थ होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनके कणों का आकार वो रहना चाहिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। इनके बीच में होता है कण है, उसका व्यास पूरा कण का व्यास कितना हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर।
तो वो कण क्या कहलाते हैं? कोलोइडी कण कहलाते हैं। कोलोइडी कण कहलाते हैं। अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो वो वास्तविक कण कहलाते हैं, और 1000 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा हो तो वो नीलमवन कहलाते हैं। ठीक है ना? तो कणों का आकार है, यानी एंजाइम के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उच्च अणु भार वाले, उसका आकार या प्रकृति क्या होती है? कोलोइडी होती है। अर्थात वो कोलोइडी आकार के अपना पूरा शरीर है वो कोलोइडी कणों से मिलकर बनाता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, कोलोइड है, प्लाज्मा है, कोलोइड है, और कोशिका के अंदर जितने भी कण हैं सारे के सारे सब कण हैं वो कोलोइडी प्रकृति के हैं। तो इसका मतलब जीवन के अंदर सभी कण हैं जो सजीवों के लिए आवश्यक होते हैं वो कोलोइडी अवस्था में होते हैं, और ये अलग अलग माध्यम जल हैं उसके अंदर गति करते रहते हैं। ठीक है ना? तो इनकी प्रकृति है क्या होती है? कोलोइडी होती है। नंबर 4, ये शरीर के तापमान ये शरीर के तापमान पर तथा पीएच 6 से 8 के मध्य अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है? और बता दिया आपको ये अति विशिष्ट होते हैं, यानी इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। एक एंजाइम केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। और छठा है कुछ अकार्बनिक पदार्थों से इनकी सक्रियता कम हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है? और 7वां, ये कम मात्रा में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है? और 8वां, ये अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो गए? एंजाइम के गुणधर्म हो गए। ठीक है? तो इस तरह से हम एंजाइमों के गुणधर्म के अंतर्गत हमें ध्यान देना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंजाइम के कोई 5 गुणधर्म लिखिए। ठीक है ना? या इनमें से भी कोई क्वेश्चन आता है कि एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट क्यों होती है, तो ये होता है क्योंकि एक एंजाइम केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है ना? इसलिए एक एंजाइम है वो अति विशिष्ट के रूप में कार्य करता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एंजाइम है अभिक्रिया के वेग को कितना बढ़ा देते हैं? वो बढ़ाते हैं 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। और एंजाइम है वो किस ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं? तो शरीर के ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। और किस पीएच पर अधिक क्रियाशील होते हैं? तो वो लिखेंगे हम 6 से 8 तक। और एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? कोलोइडी होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, आपको इनमें से छोटे क्वेश्चन हैं वो याद रखने हैं। ठीक है? तो इस तरह से अब हम कल पढ़ेंगे एंजाइम है उसकी क्रियाविधि। ठीक है? और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया, और उसके बाद में हम कल एंजाइम की क्रियाविधि और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें कोई भी समस्याएं रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।